All right, students. So this is our first session of the Bridge course by Success Tree, and I will be conducting this course. My name is Deepak Thakur. Now, as you know कि इस कोर्स का पर्पस है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो ऑलरेडी गिवन नॉलेज है उसको कैसे हम यूटिलाइज करें ताकि हम यूपीएससी का एक और एग्जामिनेशन, ईपीएफओ का एग्जामिनेशन, उसको टारगेट कर सके, जिसकी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट रहती है। क्या रिक्वायरमेंट है? दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ एंड अकाउंटिंग। सो इसे भी हम कवर अप कर सके, बिकॉज अभी तक कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में मिथ रहता है कि ये वाला एग्जामिनेशन हमारे लिए नहीं बना। क्यों? बिकॉज ये तीन सब्जेक्ट जो है हमने कभी अपनी प्रिपरेशन में नहीं पढ़े हैं, या फिर इसके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। ऐसा नहीं है, इसीलिए ये ब्रिज कोर्स बनाया ताकि हम एक ब्रिज क्रिएट कर सकें, आपकी गिवन नॉलेज को यूटिलाइज करके आपको यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प कर सके। नाउ ये इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। नाउ इस आज के वीडियो में हम जो टॉपिक पिक करेंगे दैट इज द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द लेबर लॉज इन इंडिया। सो इसके लिए जो आप एस्पिरेंट्स है उनकी हिस्ट्री की जो प्रिपरेशन रही है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम जब लेबर लॉज की बात करते हैं इंडिया में, या एवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉज की बात करते हैं, तो हम उसको 5 फेजेस या स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नाउ अब सम ऑफ द आइडियाज यू ऑलरेडी हैव, उसी को यूटिलाइज करके हमने लेबर लॉज में क्या एवोल्यूशन हुआ है उस पे आज हमने डिस्कशन करनी है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज जो है वो इनिशियल स्टेज भी हम जिसे कहते हैं, जिसमें बेसिकली क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, यूरोप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका इंडिया में क्या इंपैक्ट हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। नाउ देन अकॉर्डिंगली सेकंड स्टेज में हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के इन बिटवीन जो पीरियड है उसमें इंडिया में लेबर लॉज के कॉन्टेक्स्ट में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, महात्मा गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, भगत सिंह का क्या इसमें एफर्ट रहे, ठीक है, या फिर इंडिया में ट्रेड यूनियनिज्म कैसे स्टार्ट होता है उसकी हम बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट द थर्ड फेज विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है जब वो खत्म होती है तो फिर इंडिया में जो ट्रेड यूनियनिज्म है, ये भी हमारा एक लेबर लॉ में टॉपिक रहता है, ट्रेड यूनियनिज्म की ट्रेड यूनियन क्या होता है, कैसे बनती हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये डिटेल टॉपिक है जो हम अपने कोर्स में आपको कवर अप करवाते हैं, विच एज ऑफ नाउ नॉट नीड टू बी स्टार्टेड हियर। नाउ देन फोर्थ स्टेज जिसमें कि हम बात करते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या क्या या किस वे में प्रोग्रेस किया है टुवर्ड द लेबर लॉज, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेबर लॉज बने हैं इस पीरियड में। एंड ऑफ कोर्स देन विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट स्टेज, जहां पे प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, द प्राइम मिनिस्टर्स मोदी गवर्नमेंट जो है वो पुश कर रही है या इन द प्रोसेस है टू इंप्लीमेंट 4 लेबर कोड्स इन इंडिया, बेसिकली टू सिंप्लीफाई होल ऑफ द लीगल प्रोविजंस और लीगल स्ट्रक्चर्स अराउंड द लेबर लॉज। ठीक है, तो ये जो 5 फेसेस हैं ये आज हमने कवर अप करनी है। नाउ रिमाइंड यू, ये एक ब्रिज कोर्स है तो बहुत डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे, बट बेसिकली दिस विल हेल्प यू टू हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस कि यस दिस एग्जाम इज फॉर मी। लेबर लॉ से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। विद बोथ effort of both of us, that is me and you, we will be able to understand them। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। अब स्टेज 1 क्या है? ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का सिनेरियो है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मोमेंटम अभी बिल्ट नहीं हुआ है अबाउट द लेबर वेलफेयर या स्पेसिफिकली द लेबर राइट्स। लेबर राइट्स एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ ह्यूमन एस्पेक्ट देयर आर सम डेवलपमेंट विच आर हैपनिंग। जैसे आपने, अब देखो ब्रिज बनाते हैं, अब आपने कवर अप किया था अपने फ्रीडम स्ट्रगल जब करते हैं या इंडियन मॉडर्न हिस्ट्रीज को आप बोलते हैं, जब वो कवर अप करते हैं तो आप डिस्कस करते हैं रोल ऑफ ब्रह्मो समाज, रोल ऑफ महात्मा ज्योतिबा फूले, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन आप बात करते हैं और इनको एज अ सोशल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं ना। सोशल रिफॉर्म जो होता है वो सिर्फ फैमिली का रिफॉर्म तो नहीं है, सिर्फ सोसाइटी तक लिमिटेड नहीं है। उसी सोसाइटी में एक जो सेक्शन है जिसको आप लेबर कह सकते हैं, फार्मर कह सकते हैं, पीजेंट कह सकते हैं, उस पर भी इसका इंपैक्ट है। जैसे कि ब्रह्मो समाज ने नाइट स्कूल चलाया ताकि वर्कर को एजुकेट किया जा सके एंड उसके साथ साथ उसके राइट्स के बारे में भी उसको समझाया जा सके। तो ये इनिशियल एफर्ट थे। अब इस इनिशियल एफर्ट्स का रिजल्ट क्या हुआ कि वर्कर की जो अवेकनिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दैट विल रिजल्ट इनटू the first agitation in the country in the year 1875। तो 1875 में इंडिया में पहला एजिटेशन होगा अराउंड द लेबर राइट्स। क्या डिमांड है इन इस एजिटेशन में?
तो डिमांड ये है कि वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए, बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक दे दो। नाउ सी द सिचुएशन कि, और देखो यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनाइजर है वो एसएस बंगाली हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं या वर्कर्स को क्या समझाना चाह रहे हैं कि भाई देखो वर्किंग आवर्स क्या है, मॉर्निंग से इवनिंग तक, सनराइज से सनसेट तक होना चाहिए, इसके ज्यादा नहीं। नाउ जस्ट इमेजिन द सिचुएशन इन द 1875 कि आप इसको भी एथिकल मान रहे हो कि भाई आप सनराइज के बाद से लेकर सनसेट तक काम करा लो, वो भी ठीक है। नाउ आज के टाइम में जब हम फैक्ट्रीज एक्ट कवर अप करेंगे इन द डिटेल कोर्सेस, तो यू विल अंडरस्टैंड कि होता क्या है कि आज जो है 12 घंटे से ज़्यादा आप लेबर से काम नहीं करा सकते। उसमें भी ये है कि 9 घंटे तो आप करवा सकते हैं, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा करवाएंगे तो आपको जो है ओवर टाइम पे करना पड़ता है। नाउ दिस इज सिचुएशन टुडे, बट तब क्या फाइट है कि बस आप जो है वो सनराइज से सनसेट तक काम कराओ, उसके बाद मत कराओ, और प्लीज बीच में हाफ एन आवर का एक ब्रेक दे दो। नाउ दिस इज द फाइट विच द लेबर हैज गॉन थ्रू। रिजल्ट क्या हुआ, तो this forced or this influenced or pressurized the British government to establish a commission, जिसको बोला गया द फैक्ट्री कमीशन ऑफ 1875। ये फर्स्ट है। अब ये ही क्वेश्चन आपको आते हैं इस एग्जामिनेशन में, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो टॉपिक है वो आज हम कवर अप करें इन द फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉ। इसमें आपको आता है कि भाई फर्स्ट एजुकेशन कब हुआ, फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन कब बना, कौन सी ईयर में बना, किसके एफर्ट से बना। सो ये सारी चीजें जिसको आज आप समझ रहे हो। नाउ देन ये फैक्ट्री कमीशन कुछ रिकमेंडेशन देगी, उन रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन जो है वो एक एक्ट बनाएगी, इसको हम बोलेंगे फैक्ट्रीज एक्ट या फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट इन 1881। तो 1881 में आपका पहला फैक्ट्रीज एक्ट बनता है जो बात करता है कि वर्किंग आवर्स कैसे रहें, कितने रहेंगे, ब्रेक पीरियड कैसे कितना रहेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरियस सेक्शंस वो कैसे रहेंगे, लाइक मेन के वर्किंग आवर, फीमेल के वर्किंग आवर और चिल्ड्रन के कैसे वर्किंग आवर्स रहेंगे। नहीं, माइंड यू हियर कि दिस इज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। हुआ क्या, बैक स्टोरी ये है कि ब्रिटेन में उनकी जो इंडस्ट्री है उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारे यहाँ तो आपने तो स्ट्रिक्ट लेबर लॉज लगा दिए, लेकिन इंडिया में तो लेबर लॉज आपने इंप्लीमेंट नहीं किए, तो वहाँ तो बच्चे भी लगे हैं और फीमेल्स भी काम कर रही हैं सुबह से शाम तक, तो उनका प्रोडक्ट जो उनकी फैक्ट्री बनाती है वो सस्ता बनता है, बिकॉज वुमेन और लेबर को ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली तब भी और आज भी आप कंपेरेटिवली बहुत कम पे करते हैं। ठीक है, सो इट वॉज देयर डिमांड कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटेटिव रहे, इसलिए आप इंडिया में भी रेगुलेशन लेके आओ। सो इट इज नॉट द welfareistic measure, it is just tactics to reduce the export from India। ठीक है, so that is idea। Now अब इसमें लीडरशिप किन की है, तो एक एक तो हमने एसएस बंगाली के बारे में बात कर लिया। नाउ एक मैंने अभी नाम लिया था, दैट इज ज्योतिबा फूले। नाउ ज्योतिबा फूले के ही एक इन्फ्लुएंस या उनके आप ये भी कह सकते हैं कि उनके इन्फ्लुएंस के बाद या उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था मेघनाथ लोखंडे, नारायण मेघनाथ लोखंडे। He is also referred as the first labor leader of the country। ठीक है, इंडिया के पहले लेबर लीडर, ये भी एग्जाम में आपको आ जाता है। दैट इज ही इज हैविंग दैट काइंड ऑफ अ रिकॉग्निशन और दैट काइंड ऑफ अ रिगार्ड कि इनके एफर्ट की वजह से कई सारे जो राइट्स हैं वो लेबर्स को मिलेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैम्प भी निकाला था इनके नाम पर। नाउ अब इनके एफर्ट्स की वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में एक एसोसिएशन बनेगा जिसका नाम है, बिकॉज ये बॉम्बे से स्टार्ट हुआ तो उसका नाम हुआ बॉम्बे मील्स हैंड एसोसिएशन। नाउ दिस इज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ द कंट्री। नाउ अभी भी ये ट्रेड यूनियन नहीं कहला रही है, एसोसिएशन कहला रही है, बिकॉज ट्रेड यूनियन जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या एस्पेक्ट आते हैं क्या नहीं आते वो आप समझेंगे जब हम ट्रेड यूनियन एक्ट जैसे टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, सो एंड देन इस एसोसिएशन को लीड भी कर रहे हैं मेघनाथ लोखंडे जी, एंड साथ में इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया ताकि वर्कर्स तक उनके राइट्स के बारे में उनको अवेयर कराया जा सके। इसका नाम रखा गया दीन बंधु। ये इस एग्जामिनेशन में कई बार आता है। ईपीएफओ का जो एग्जामिनेशन चाहे वो एपीएफसी के लिए हो, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए हो, या एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर हो, इन एग्जामिनेशन में आपको ये जो भी आप बोर्ड पे पॉइंट्स देख रहे हैं इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो जस्ट यू हैव जस्ट कवर्ड 4 or 5 questions of the previous years also and possible question of in the future examination also। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट इज अबाउट सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज में कई सारी चीजें आपने सुनी है, वर्ल्ड वॉर 1 सुना है, स्वराज मूवमेंट सुना है, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो एक्ट्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, वो भी आपने सुने। अब इनको हम लेबर लॉ से कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इतना आपने कवर अप किया, आई होप आपने कवर अप किया है। ठीक है, सो अब हम इसको देखते हैं कि लेबर लॉ से कनेक्ट करें। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 आप जब पढ़ते हैं
तो आप ये पढ़ते हैं कि 1914 में स्टार्ट हुई, अलाइड पावर्स हैं, एंड देन द यू हैव सेंट्रल पावर्स लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड द other neighboring or nearby states which are fighting with each other for the control over this area. Now अब ये तो है जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आपने कवर अप किया या पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो कवर अप किया। अब इसके इम्पैक्ट क्या है लेबर पे, वो देखते हैं। नाउ देखो क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रही है तो बहुत सारे प्रोडक्शन की, बहुत हाई प्रोडक्शन की जरूरत है, बिकॉज आपको राशन पहुंचाना है आर्मी तक, आपको मटेरियल पहुंचाना है आर्मी तक, आपको इक्विपमेंट्स पहुंचाने हैं आर्मी तक। तो इस सब में आपको बहुत सारा प्रोडक्शन करना है इन द फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज तो उतनी ही, इतने शॉर्ट पीरियड में बहुत सारी फैक्ट्रीज तो बन नहीं सकती, तो मतलब वर्कर ओवर टाइम करेगा, प्रेशराइज होगा टू मीट द टारगेट ऑफ दैट इंडस्ट्री। नाउ दिस सिचुएशन लेड टू अ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर। अब ये एक्सप्लॉयटेशन इस लेवल तक पहुंचा कि जैसे रशिया जैसी जो स्टेट थी वहां पे सिचुएशन ये हो गया कि जो सिटीजन है उनके पास खाने को नहीं है, बिकॉज सप्लाईज फॉर सोल्जर्स को जा रही है जो फाइट कर रहे हैं इस वर्ल्ड वॉर में। जो इंडस्ट्री में लेबर काम कर रहा है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है बिकॉज एडिशनल वर्किंग आवर बट नो एक्स्ट्रा पे, ठीक है। एंड देन पीजेंट्स एक्सप्लॉइट हो रहा है बिकॉज उसका बहुत सारा लैंड जो है वो इन मिलिट्री स्ट्रेटजीज ने यूज कर लिया है फॉर द वॉर पर्पसेस। नाउ सो देन there was a revolution that then it led to a revolution in Russia which is referred as the Russian Revolution of 1917. now result क्या हुआ, इस रेवोल्यूशन ने कुछ प्रोमिसेस किए। क्या प्रॉमिस? कि भाई आपको सबसे पहले सिटीजन्स को हम पीस देंगे, हम लैंड देंगे और हम आपको जो है फूड भी देंगे। ये प्रॉमिस क्यों आ रहा है? बिकॉज दीज आर द थ्री थिंग्स विच द सिटीजन्स नीडेड, बिकॉज इस पीस ना होने की वजह से उनके घर तबाह हुए, फैक्ट्रीज तबाह हुई एंड ऑल। लैंड, पीजेंट का लैंड चला गया था। फूड, इन्फ्लेशन इतनी हो गई कि आम सिटीजन हो या लेबरर हो सबको एक्सप्लॉयटेशन देखनी पड़ी। नाउ अब ये सारे जो प्रॉमिस है इवेंचुअली इसी ने शेप लिया ऑफ द आइडिया ऑफ द कम्युनिज्म। नाउ कम्युनिज्म का आइडिया जो है दैट इज द कॉमन ओनरशिप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और द स्टेट ओनरशिप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नाउ अब यहां से ही आपका आइडिया ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट आएगा, दैट इज सोवियत यूनियन का आइडिया आएगा यहां से। एंड देन इसी आइडिया से जुड़ा हुआ एक आइडिया और है दैट इज द लेबर राइट्स मूवमेंट, क्योंकि अब लेबर भी बाय द एंड ऑफ दिस वॉर दे आर ऑल्सो डिमांडिंग द राइटफुल ट्रीटमेंट जो उनको पहले नहीं मिला। अब वो चाह रहे हैं कि भाई हमारे वर्किंग आवर फिक्स करो, हमें हॉलीडेज मिलनी चाहिए, हमें इक्विटेबल वेजेस मिलने चाहिए, हमें और वेलफेयर मेजर्स मिलने चाहिए। मतलब जैसे आपको जॉब सिक्योरिटी या फिर आपको कंपनसेशन अगर आपको इंजरी हो जाए, तो ऐसे डिमांड जो है वो लेबर्स मूवमेंट में आने शुरू हुए। नाउ इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। अब ब्रिज बनाते हैं, आपने कवर अप किया था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन देयर इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। you please write in the chat box so that I can know कि कितने स्टूडेंट जो है साथ के साथ आंसर दे पा रहे हैं या कितनों के ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, ताकि हम इसको और यूटिलाइज करके आगे बिल्डअप कर सकें। सो आई एम आस्किंग दैट इज which was the first international organization which established after the World War I. Now so here if you have written in the chat box, so answer is कि आपने बनाया लीग ऑफ नेशन। अब ये जो लीग ऑफ नेशन है इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी बना इन दैट पीरियड, दैट इज द ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे लेबर राइट मूवमेंट का एफर्ट है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। और ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी यूजफुल रही कि लीग ऑफ नेशन खत्म हो जाएगा जिसकी एजेंसी हुआ करती थी, लेकिन ये फिर भी एग्जिस्ट करेगी इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सो इवन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन यू विल बी हैविंग द यूनाइटेड नेशन, उसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशन आज भी काम करती है फॉर द लेबर वेलफेयर और प्रमोटिंग द कंट्रीज और पुशिंग द कंट्रीज फॉर मेकिंग लॉज इन फेवर ऑफ द लेबर। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड स्टेज। अब इसका इंपैक्ट इंडिया में क्या हुआ? अब जब ये सोशलिज्म की हवा चल रही है वर्ल्ड ओवर, जहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए जैसी कंट्रीज जो है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही हैं, वहीं पे सोवियत यूनियन जो है वो प्रमोट कर रहा है द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म या सोशलिज्म। ना अब ये जो फाइट है इसका इंडिया में क्या इंपैक्ट हुआ? तो वी हैव द टू ग्रेट पर्सनैलिटीज इन इंडिया, दैट इज महात्मा गांधी एंड भगत सिंह। ना अब ये दोनों क्या बोल रहे हैं?
ना महात्मा गांधी सेड कि भाई सोशलिज्म जो है या कम्युनिज्म का जो आइडिया है वो क्या बोल रहा है कि भाई देयर इज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओनर और द हैव्स एंड हैव नॉट्स। जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो हमेशा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे और जो लेबर है वो अपने वेजेस की डिमांड करेगा, तो दोनों में हमेशा फाइट रहेगी। कौन कह रहा है? दैट इज द आइडिया ऑफ द कम्युनिज्म। नाउ बट गांधी जी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन हियर। ही सेज कि भाई ना मैं कैपिटलिज्म के साथ हूं ना मैं सोशलिज्म को बहुत होलिस्टिकली एक्सेप्ट कर सकता हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि दोनों का एक ऑल्टरनेटिव है, दैट इज द आइडिया ऑफ द ट्रस्टीशिप। अब ये भी आपको इस एग्जामिनेशन में आता है। अब ये आपने यूपीएससी के लिए भी कवर अप किया होगा या जनरल स्टडीज में किसी भी एग्जाम में कवर अप करेंगे तो गांधीयन आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप आप कवर अप करते हैं, जिसमें गांधी जी बोलते हैं कि भाई जो कंपनी का ओनर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने आप को एज अ मालिक ना देखे, वो अपने आप को एज अ ट्रस्टी देखे कि आज मेरे पास ये सारी इंडस्ट्री है और इस से जो भी रेवेन्यू सोर्स निकलेंगे, रेवेन्यू निकलेगा, वो मैंने अपने वर्कर्स के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, दैट इज द आइडिया, ताकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज कम्युनिज्म का जो आइडिया वो तो कॉन्फ्लिक्ट की ही बात करता है नाउ, या क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल की बात करता है नाउ। बट भगत सिंह हैज अ डिफरेंट आइडिया हियर। ही सेड कि भाई नहीं, द सोशलिज्म इज द टुडेज रियलिटी। आज जो है वो सोशलिज्म की ही जरूरत है, बिकॉज जिस लेवल पे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बिकॉज इंडियन लेबर और इंडियन इंडस्ट्रीज भी जो है बहुत प्रोडक्शन कर रही थी इन दैट पीरियड फॉर सर्विंग द ब्रिटिश आर्मी नाउ। सो अब भगत सिंह सेज कि भाई रेवोल्यूशन जो है, सोशलिज्म में रेवोल्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंस, दे टॉक अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ होल ऑफ द सिस्टम। तो भगत सिंह सेज कि भाई इंडिया में भी इस रेवोल्यूशन की जरूरत है, और इस रेवोल्यूशन के जो फोर्स हैं, द फोर्सेस ऑफ दिस रेवोल्यूशन इन इंडिया विल बी द पीजेंट्स एंड द लेबरर्स। ये दो लोग जो है ये इसके लिए फाइट करेंगे या इनके हक की लड़ाई जो है वो करनी पड़ेगी। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब गांधीयन आइडिया जो है वो पीसफुल कॉपरेशन का आइडिया है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का आइडिया है। सो ही लेड द मूवमेंट दैट इज कॉल्ड स्वराज मूवमेंट। आपने कवर अप किया, एक चीज आपने कवर अप की होगी लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, दैट इज इन दिस पीरियड वी सी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया। दैट इज नेशनल लेवल पे एक ट्रेड यूनियन जो है वो फर्स्ट बनेगी, फेडरेशन जिसको आप कह सकते हैं नेशनल लेवल पे, दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये बनेगा इन 1920, और इसके बनने की स्टोरी ये है कि महात्मा गांधी हिमसेल्फ लेड अ प्रोटेस्ट और स्ट्राइक इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स, जो कि रिजल्ट जिसकी वजह से यहां पर हिस्ट्री में पहली बार हम देखेंगे कि हंगर स्ट्राइक होगा, हंगर स्ट्राइक। तो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है फॉर एपीएफओ, दैट इज कि आपका गांधी जी हिमसेल्फ लेड दिस हंगर स्ट्राइक फॉर द अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स, एंड देन इट विल रिजल्ट इवेंचुअली इनटू एन एसोसिएशन, बिकॉज गांधी जी ने बोला यार बार बार मुझे क्यों बुलाना, आपने एक एसोसिएशन बनाओ और उसके अपने राइट्स के लिए खुद फाइट करो। एंड ऑन द अदर हैंड, इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट आइडिया, भगत सिंह क्या कर रहे हैं, दैट इज ही इज फॉर्मिंग अ रेवोल्यूशनरी पार्टी जिसका नाम उन्होंने रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। नाउ 1928 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होगी, जिसके कई सारे किस्से, कहानियां और एफर्ट आपने सुने हैं जो कि भगत सिंह से जुड़े हुए हैं एंड उनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। तो ये तो है सेकंड स्टेज में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हुई ऑफ द सेकंड स्टेज। नाउ आगे मूव करते हैं, नाउ थर्ड स्टेज की बात करते हैं। अब थर्ड स्टेज क्या है? बेसिकली बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले। अब क्या हो रहा है कि हमने अभी बात किया कि कम्युनिज्म जो है वो एक स्ट्रांग फोर्स बन रहा है। सो अब कम्युनिज्म या सोशलिज्म का जो आइडिया अब आएगा, दैट विल क्रिएट अ रिफ्ट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो। कई सारे कांग्रेस के अंदर ही ऐसे लीडर्स हुए जिन्होंने बोला नहीं, वी नीड टू फोकस ऑन द कम्युनिस्ट वेज और द सोशलिस्ट वेज ऑल्सो फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ लेबर। नाउ बट कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा सा अलग किया, बिकॉज दे सी दैट एज दिस कम्युनिज्म आइडिया इज गोइंग टू फार, बहुत दूर तक या बहुत कॉम्प्लिकेटेड, या इट इज यूजिंग वायलेंस एंड और इट इज जस्टिफाइंग वायलेंस ऑल्सो। सो दैट रिलेट टू अ डेवलपमेंट जिस फेज में हम कई सारे ट्रेड यूनियन इंडिया में बनते हुए देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहा दैट इज इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन, जो कि MN रॉय, जो कि पहले कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे, लेकिन उन्होंने ही वॉज क्वाइट इंस्पायर्ड बाय द Soviet Union practices and all, and the socialist idea and all. So eventually he established a
डिफरेंट ट्रेड यूनियन। इस पीरियड में हम देखेंगे कई सारी ट्रेड यूनियन बन रही है बिकॉज ऑफ दिस रिफ्ट अमंग द वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स। सो वी हैव द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि 1947 में बनती है एंड which came into existence with the effort of the गुलजारी लाल नंदा and the सरदार पटेल। सरदार पटेल को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम जानते हैं, दैट इज ही इज रेफर्ड एज अ पर्सन हु लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। नाउ बट गुलजारी लाल नंदा के बारे में शायद आपने इनका नाम सुना हो, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, एक इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ द जवाहरलाल नेहरू जी एंड सेकंड इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, सो दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस एसोसिएशन। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कुछ और भी एसोसिएशंस आती हैं, जैसे कि हिंद मजदूर सभा, इसका एस्टैब्लिशमेंट होगा इन 1948 एंड आज बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप बोलते हैं भारतीय मजदूर संघ। ये आरएसएस से एसोसिएटेड या एफिलिएटेड एक बॉडी है। टुडे दे आर हैविंग द ग्रेट काइंड ऑफ ग्रोथ ऑल्सो now because of the effort of the RSS and all other things. ठीक है, now they are working for the labor welfare and the putting the labor rights in front of the government or pressurizing government to accept the demands of the labor unions also, specifically the demands of the भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, now after independence क्या हो रहा है, 4th स्टेज की बात करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, तो देखो जैसे ही हमने अपने 5 ईयर प्लान बनाने शुरू किए, अगेन इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्ट आइडिया, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाएंगे, इसमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। अब जहां पे आपने बोल दिया कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, दोनों ही लेबर इंटेंसिव काम है, तो दोनों में आपको लेबर की भी सपोर्ट चाहिए। तो लेबर साथ कैसे आएगा, लेबर तब साथ आएगा जब आप उसके राइट्स, उसके वेलफेयर का भी ध्यान रखेंगे। तो इसका रिजल्ट होगा कि इंडिया में भी कई सारे वेलफेयर ओरिएंटेड एफर्ट्स लगाए जाएंगे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी के पीरियड में एक कमीशन बनाया जाएगा जिसको बोलेंगे लेबर इन्वेस्टिगेशन कमीशन। इसका पर्पस क्या था, दैट इज 1949 में इसको बनाया गया। इसका पर्पस था कि आप सर्वे करो कि इंडिया में लेबर का प्रोफाइल क्या है, किस टाइप का लेबर काम करता है, किस टाइप की इंडस्ट्रीज में काम करता है, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या, उनकी पर्सनल लाइफ या उनके इनकम सोर्सेज क्या क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी वेजेस क्या होनी चाहिए, उनकी सैलरीज क्या होनी चाहिए, उनको एडिशनल बेनिफिट्स क्या दिए जा सकते हैं। बिकॉज ये सारी बातें आपने 1947 से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आपने वर्कर्स को, लेबर्स को, सबको बोल रखा था ना कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस हम आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। तो अब बात आ गई डिलीवरी की, तो उस डिलीवरी के लिए आपको एक कमीशन बनाया गया जिसको हमने नाम दिया लेबर इन्वेस्टिगेशन कमीशन, और इसकी रिपोर्ट्स की बेसिस पे इंडिया का सबसे पहला आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है फैक्ट्रीज एक्ट बनेगा। ठीक है, आई जस्ट गिव यू द इंफॉर्मेशन कि इंडिया का पहला फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो कब बना था। ठीक है, अभी बताया स्टार्टिंग में, तो आप चैट बॉक्स में लिख दो ईयर कौन सा था अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं भी कर पाए तो नो इशू, आई विल बी शेयरिंग दिस पीपीटी पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल विद ऑन द सेम डेट जिस दिन ये वीडियो आप देख रहे हैं कि इस हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्री पर आ गया है, उसी दिन आपको टेलीग्राम चैनल पे उसी डेट पे जाएंगे तो आपको इस पीपीटी का पीडीएफ मिल जाएगा, सो दैट यू कैन मेक योर ओन नोट्स ऑल्सो। ठीक है, अदरवाइज तो हमने एक डिटेल कोर्स बनाया हुआ है इंडस्ट्रियल लेबर लॉ और अकाउंटिंग का, क्योंकि अगर आपने बाकी सब्जेक्ट कर रखे हैं कवर अप जीएस के, जनरल स्टडीज़ के, तो आपको बस यही सब्जेक्ट एडिशनली चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे जो गिवन नंबर है इस वीडियो में आप देख रहे हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर एंड लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाओ, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी क्वेश्चन ऑल्सो, देन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई ईमेल आईडी ऑल्सो, तो वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आफ्टर इंडिपेंडेंस हम अपना सबसे पहला फैक्ट्रीज एक्ट जो बना रहे हैं दैट इज इन द ईयर 1948। ठीक है, ये आज भी इन फोर्स है बेसिकली, क्योंकि अभी आपके लेबर कोड जो है, जो आगे हम बात करेंगे, वो अभी नहीं इंप्लीमेंट हुए हैं, तो तब तक तो फैक्ट्रीज एक्ट आपका एज सच इंप्लीमेंटेड है। इसका इम्पैक्ट क्या है, देखो एक्ट एक बात है, ईयर याद कर लिया एक दूसरी बात है, लेकिन ये बात समझो ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि आप बात सुनते हो कि कोई बोल रहा है कि भाई 70 आवर्स वीक में काम करो, कोई कह रहा है 90 आवर्स वीक में काम करो, लेकिन फिर कोई ये नहीं बताता कि भाई फैक्ट्रीज एक्ट तो बोलता है कि भाई दिन में आपके पास पूरे वीक में आपके पास 48 आवर्स ही काम करवा सकते हैं, आप 48 आवर्स पर वीक ही काम करवा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा करवाएंगे तो ओवर टाइम देना पड़ेगा, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो दैट इज वेयर द लेबर राइट्स कम्स इनटू। ठीक है, सो दिस इज द आर 4th स्टेज। नाउ 5th स्टेज में क्या है,
फिफ्थ स्टेज में दीज आर द अदर डेवलपमेंट ऑफ द फोर्थ स्टेज, जहाँ पे हम कुछ नई लॉज बना रहे हैं, लाइक कोड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड देन हमारा फर्स्ट नेशनल कमीशन बनेगा फॉर लेबर, एंड देन सेकंड लेबर कमीशन। इसमें कुछ नेम्स इंपॉर्टेंट है जो आपको इस एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेशनल कमीशन कब कमीशन बनेगा, तो इसकी रिपोर्ट के बेसिस पे आप कई सारे नई लॉज बनाते हो। वो क्या क्या लॉज हैं वो हम आगे इस पूरी सीरीज में, द ब्रिज कोर्स में हम कवर अप करते हुए चलेंगे। अभी हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देख रहे हैं, जब हम पॉलिटी वाले टॉपिक पे आएंगे तो हम इन लॉज पे भी आएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी में आएंगे और फिर इकोनॉमी करेंगे तो इकोनॉमी में भी आएंगे, ठीक है। नाउ so this was chaired by the then retired Chief Justice, the judge P.B. Gajendra Gadkar, and इनके साथ साथ फिर सेकंड जो नेशनल कमीशन बनेगा अंडर द during the leadership of the Atal Bihari Vajpayee, that is under the chairmanship of the Ravindra Verma, sorry. And so this is the important contribution then, and then let's go to the fifth stage. अब fifth stage थोड़ा ध्यान से समझना। बेसिकली बात क्या है fifth stage में, कि जितने भी हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉज बनाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, World Bank, ILO and others, then the labor movements in the countries, the political parties in the countries, ठीक है, ट्रेड यूनियन के जो प्रोटेस्ट वगैरह रहे, उससे हमने कई सारे लेबर लॉ बनाए। अब वो इतने बन गए, अगर मैं आपको बताऊं तो 200 प्लस तो सेंट्रल लॉज चल रहे हैं, अभी भी एग्जिस्टिंग है। देन स्टेट का मिला लो तो 500 के आसपास स्टेट लॉज भी हैं लेबर के लिए, ठीक है, लेबर वेलफेयर और इंडस्ट्रीज के लिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नाउ रियलाइज कि यार हमने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है अपने लेबर लॉ इन स्ट्रक्चर्स को, बिकॉज ना लेबर को समझ में आ रहा है कि भाई ये लॉ उसके लिए कौन से लॉ को यूटिलाइज करे फॉर हिज ओन गुडविल, एंड ना ही गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि भाई कैसे इनको मैनेज किया जाए इतने सारे लॉज की कॉम्प्लेक्सिटीज को, एंड ना ही कोर्ट डिसाइड कर पा रहे हैं कि विच लॉ टू यूटिलाइज फॉर व्हाट पर्पस। तो गवर्नमेंट केम विद द आइडिया कि हमको, जो कि अभी आपने सेकंड लेबर कमीशन देखा था, वो भी अपनी रिपोर्ट में बोलता है कि इंडिया को कोडिफाई कर देने चाहिए अपने लॉज को, एंड इवेंचुअली नाउ गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड दैट रिकमेंडेशन, और हमने 4 लेबर कोड बना दिए हैं, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ रूल्स नोटिफाई होने, पार्लियामेंट से भी ये लॉज अब पास हो चुके हैं। जब कोविड में फार्मर एजुटेशन और 3 फार्म लॉज के बारे में बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बैक चैनल से ऑर्डिनेंस के थ्रू ये 4 जो लॉज है वो भी पास करवा लिए हैं, ठीक है। तो अब इनमें नोटिफाई होने रहते हैं ये, ठीक है। नाउ सो अब ये 4 लेबर कोड है क्या, तो मैं अभी आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ, बिकॉज ये सारे हम आगे टॉपिक्स में डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, ब्रिज बनाने वाले हैं। अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं तो सिर्फ एवोल्यूशन देख रहे हैं, नेक्स्ट हम जब इकोनॉमी करेंगे, फिर पॉलिटी करेंगे, तो फिर अकॉर्डिंगली हम टॉपिक्स को ओपन अप करते चलेंगे। तो बेसिकली देखो क्या है, इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उनको हमने कैटेगराइज और सबस्यूम कर दिया है कि भाई अब ये सिर्फ 4 कोड रहेंगे और ये जितने डिफरेंट लॉज थे ये सब इसके अंदर चले जाएंगे, अलग से कोई एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको कोड की वो बुक खोलनी है और उसमें से ही देख लेना किस एस्पेक्ट के लिए कौन से लीगल लॉज आपको रेफर करने की जरूरत है, ठीक है। सो दैट इज अकॉर्डिंगली, सो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कोड ऑन वेजेस, ये सबसे पहले फॉर्मुलेट होने वाला लॉ है इंडिया में। इंप्लीमेंट तो ऑफकोर्स अभी तक चारों में से कोई भी नहीं हो पाया है, बट सबसे पहले जो पास हुआ था वो आपका कोड ऑन लेबर कोड ऑन वेजेस हुआ था। इसमें जैसे आपके पास पहले मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, ये सारे आपके ऑलरेडी पुराने एक्ट है। मैंने इंटेंशनली यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है बिकॉज अभी हम एवोल्यूशन पे ही बात कर रहे हैं, सो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कोड कैसे काम करते हैं। सो अब क्या किया गया है कि भाई ये हमने ये सारे जो लॉज हैं, ऐसी कुछ और भी एक्ट्स हैं, वो हमने सबस्यूम कर दिए, उनके प्रोविजन जो है वो हमने एड अप कर दिए या इंटीग्रेट कर दिए इनटू द लेबर कोड ऑफ वेजेस, एंड सिमिलरली वी हैव डन द सेम थिंग विद द अदर एक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो जो लेबर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या लेबर हेल्थ या वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ था, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, जहाँ पे हम चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करते हैं कि भाई 14 साल से कम एज का अगर बच्चा वो फैक्ट्रीज में कहीं भी काम नहीं कर सकता या किसी भी टाइप की फैक्ट्रियों की नहीं काम कर सकता, एक ब्लैंकेट प्रोविजन है, टोटल बैन है, ठीक है। सो ये सारे एक्ट जो है हमने सबस्यूम कर दिए। अब मेरा पहले माइंस के लिए अलग एक्ट है, डॉक्स के लिए अलग एक्ट है, मतलब जो आपके डॉकयार्ड्स होते हैं, जो आपके शिप यार्ड्स होते हैं, वहाँ उनके लिए अलग एक्ट है। तो मैंने अब सब, क्योंकि है तो सारा ही वर्कर ना उन फैक्ट्रीज के वे में ही काम कर रहा है, तो मैंने उनको सबको सबस्यूम कर दिया अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड अदर आइडियाज, ठीक है। एंड देन वी हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन कि भाई डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व करना है, अगर कोई ओनर या एम्प्लॉयर या लेबर, दैट इज एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जो है, उनके रिलेशन कैसे ठीक रखने हैं,
ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, वोटिंग कैसे होगी, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, ये सारी बातें रेगुलेट होती थी पहले अलग अलग एक्ट से, ट्रेड यूनियन एक्ट से, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, ये सब आपके पास अलग अलग लॉज हुआ करते थे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1947। ये सबको सबस्यूम करके हमने कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन बना दिया। ऐसे हमने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बना दिया, जिसमें आपका EPFO और ESIC जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है सब इसमें कवर अप हमने कर दी, मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड ऑल, वो हमने सब इसमें सबस्यूम कर दिया। बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं वो सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करती हैं, चाहे वुमेन के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स हो, चाहे एम्प्लॉय के लिए आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो, तो हम सब ने सबको सोशल सिक्योरिटी के इस कोड में कवर अप कर दिया। ठीक है, तो ये है आज का स्टेज। ठीक है, तो आज तक के स्टेज में हमने देख लिया, हम पहुंच गए कि भाई हमने एवोल्यूशन देखा कि पहले एजुकेशन कैसे शुरू हुई, देन फ्रीडम स्ट्रगल में जो लीडरशिप थी उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चेंजेस आए, देन इवेंचुअली अब क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो दिस इज द पर्पस कि आपकी जो ऑलरेडी नॉलेज थी ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसको हमने यूटिलाइज किया और एक ब्रिज बना के एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाई ऑन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द लेबर लॉ। अब ऐसे ही हम आगे भी टॉपिक्स कवर अप करते रहेंगे अंडर दिस ब्रिज कोर्स। एंड इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, तो मैं आपको अपना मेल ID दे रहा हूँ, और अदरवाइज यू हैव द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ आवर टीम सक्सेस ट्री का, जिनको आप कॉल कर सकते हैं। वो आपकी सभी क्वेरी कंसर्न्स का आंसर करेंगे, प्लस आपको ये भी गाइड कर देंगे कि आप इस कोर्स को इंडस्ट्रियल लेबर लॉ और अकाउंटिंग को कैसे अवेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फुल कोर्स भी हमारा अवेल करना है जिसमें जनरल स्टडीज़ भी कवर होगी, तो वो कैसे आप कर सकते हैं। बिकॉज ये ऑन गोइंग कोर्स है, अभी उसमें अकाउंटिंग चल रहा है, इसके बाद जो है इंडस्ट्रियल लेबर लॉ शुरू होना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस कोर्स में, इस द ब्रिज कोर्स को अच्छे से फॉलो कर लो, ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए, एंड जब आप कोर्स में आए तो आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, जो कि इवेंचुअली आपको हेल्प करेगी टू प्रिपेयर फॉर द EPFO एग्जामिनेशन। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग माई email ID, इफ यू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। नाउ दिस इज wisdom.deepak@gmail.com, इस पे आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन फॉर टुडे, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम अगला एक टॉपिक लेंगे, इकॉनमी या पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, एंड फिर आपकी जो इकॉनमी और पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको एक ब्रिज की तरह यूटिलाइज करेंगे, और ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, और इस सीरीज में आपको हेल्प मिल जाएगी टू गेट टू योर डेस्टिनेशन ऑफ द EPFO एग्जामिनेशन। ठीक है, दैट इज आवर प्लान B। ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ प्लान A, एंड आई एम नॉट पुशिंग फॉर इट। लेट्स बी प्रैक्टिकल। आप ऑलरेडी इन एग्जाम्स के लिए बहुत एफर्ट लगा चुके हैं। अगर होता है क्लियर, बहुत अच्छी बात होगी, आई विल बी वेरी हैप्पी, बट वी शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप, एंड दिस इज अ बैकअप फॉर दैट, एंड दिस इज अ कोर्स फॉर दैट। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन।